From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. खबर गर्म है कि सदर ट्रंप के कहने पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी बेगम साहिबा को अगवा कर लिया गया। हकीकत क्या है, अभी हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। साहिबों, हकीकत ये है कि ये खबर दुरुस्त है कि अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी बेगम को अरेस्ट किया है, क्योंकि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उनको न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, मुकदमा चलेगा। उनको हक हासिल है कि अगर वो बेगुनाह हैं तो सबसे बेहतरीन वकील करें और साबित कर दें। ये सीधी सी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ अगर कोई भी खबर आए तो वो बहुत शौक से सुनी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि आपके मुंह से सुने, खास करके जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनसे जाने। मेरे एक दोस्त हैं जो एक बहुत अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। वो मुझसे फ़ोन करके जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो वो यही कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैं आज उनसे कह रहा था कि देखो, मुझे पता है कि तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो, लेकिन ज़रा थोड़ा खुद भी रिसर्च करो। पहले इल्ज़ाम लगाने से या गलत सोचने से पहले रिसर्च करो, फिर अपनी राय डेवलप करो उसकी बुनियाद पर। साहब, अगर अमेरिका ने ये इतनी कभी हरकत की है कि किसी के घर पे जाके हमला कर दिया, उसको चुक लिया, वो हमारे यहाँ तो ये मंजर पेश किया जा रहा है कि सदर ट्रंप ना हुए, सुल्तान राही हो गए, अमेरिका ना हुआ। वो हमारे यहाँ की पंजाबी फिल्म चल रही है कि जे तू असी गल नहीं मनी, जे तू साड़ी गल नहीं मनी तो असी चुक लियांगे। ये सीन पेश किया जा रहा है कि अमेरिका ने अगवा कर लिया एक दूसरे मुल्क के सदर को। हकीकत क्या है, देखिए। अच्छा, पहली एक बहुत बड़ी हकीकत को आप खुद जाके देखिए। जो वीडियोज इस वक्त सामने आ रही हैं वेनेजुएला की, कि उनकी सड़कों पर लाखों लोग खुशी से निहाल क्यों हैं, क्यों खुश हैं? पूछिए। चंद हजार हो सकते हैं, उनके मुखालफिन हो सकते हैं, हर तरफ पूरे मुल्क में लोग इतने खुश क्यों हैं? इसका रीजन ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे आप? इस वक्त तो उन्हें सदर ट्रंप के नारे लगाने चाहिए थे उनके खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। वो नहीं लगा रहे। वो तो जो गया है उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये बेसिस आपको रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ हकायक पहले चंद अपने जहन में आप सजा लीजिए ताकि कम वक्त में हम ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकें। लंबी गुफ्तगू है तो मैं उसको पॉइंट्स दे देता हूँ, आप उसको खुद इलाबरेट कर लीजिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये जहन में रखिए, इस वक्त दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं 330 बिलियन बैरल के, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरेबिया, कतर, ये ईरान नहीं, वेनेजुएला। नंबर 1। नंबर 2 पे है फिर सऊदीया, नंबर 3 पे ईरान, 250 के करीब ईरान जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, चाइना से बहुत करीब है वेनेजुएला, और अभी भी चाइना ने कोई 60 बिलियन की वहाँ पे कुछ किया है काम। वो उनसे ऑयल लेता है एक्चुअली बहुत सस्ता वेनेजुएला से, लेकिन उनसे बड़ा याराना लगता है उनका चाइना के साथ। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखिए, कोलंबिया से जो कोकेन चलती है वो इनके जरिए आती है, वेनेजुएला के जरिए। पॉइंट नंबर 4, आर्जी तौर पे अमेरिका ने उनको अरेस्ट किया है, और आर्जी तौर से, अब लोग कह रहे हैं वहां अपनी हुकूमत बना ली, नहीं, वहां पे एक आर्जी तौर पे रुके हैं, और जब उनके लोग सामने आ जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब आइए आप पॉइंट नंबर 5 पर, यहां से जरा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत अहम है। देखिए, ये साहब निकोलस मादुरो 25 साल से खौफ के जरिए हुकूमत कर रहे थे।
हाइपर इन्फ्लेशन, करप्शन, मीडिया पे कंट्रोल, सहाफ़ियों को मारना, लोगों को अगवा करना, ज़हनी तौर से हर वक्त टॉर्चर में रखना और लोगों को इतना परेशान करना कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। ये सूरत हाल इन्होंने पैदा की थी, निकोलस ने। और यही सूरत हाल आज आसिम मुनीर पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं। हैरत होगी आपको ये सुन के कि आज कराकस की सड़कों पे भी वही नारा गूंज रहा है जो पाकिस्तान में हर तरफ गूंजता है, आजादी आजादी लेके रहेंगे आजादी। लोग एक कदर फेयर फिजा में सांस लेना चाहते हैं और ये डिक्टेटर्स जो होते हैं ये अपनी हर जगह जो है दादागिरी के जरिए अपना इख्तिदार संभालने के लिए जुल्म और तशद्दुद पे उतरे रहते हैं। अच्छा साहब, एक सवाल जो जवाब चाहता है कि जैसा भी मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिच कंट्री है वेनेजुएला, और इतनी गुर्बत, इतनी अनारकी। वजह आप जानते हैं, सीधी सी वजह है कि जब हुक्मरान तबका जो है वो अपनी जेब भरने और अपना इख्तिदार संभालने में जब लग जाता है ना, तो सारा वक्त उसी की नजर गुजरता है। अपनी अय्याशी, अपने इख्तिदार को कंट्रोल करना, पैसे बनाना, छुपाना, इन तीन कामों की तरफ कोई बेहतर माशी पॉलिसी निकोलस मदारो नहीं बना सके। भूख, इतने रिच कंट्री के अंदर इतनी भूख, इतना अफलास। ऐसा हुआ है, पिछले 25 साल से लोग परेशान थे। अच्छा, ये एक लंबी चूंकि बहस है, इसकी बड़ी तफसील है, तो मैं चाहता हूं कि टाइम बचाएं और यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट मैं आपको पेश करना चाहता हूं। ले लीजिए, देखिए, गौर कीजिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, वेनेजुएला में सूट और टाई वाला खौफ फैला रहा था और हुकूमत कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम कड़क वर्दी वाला कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, वेनेजुएला के अवाम ने 25 साल तक ये जबर सहा, क्या पाकिस्तान आने वाले 25 साल तक ऐसा जबर सह सकेगा? इस पे गौर खोज कीजिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा। मैं नहीं समझता पाकिस्तानी 25 साल तक इंसाफ को भुगतेंगे। 10 साल, 5 साल भी नहीं भुगतेंगे, क्योंकि उनके 25 साल जो है वो पहले ही खत्म हो चुके हैं। 30 साल से जब से ये नून और पीपीपी आई हैं, और ये नून और पीपीपी क्या हैं? इनके जन्म ही फौज के जर्नलों की गोद में हुए। भुट्टो साहब किसकी गोद में पैदा हुए? जवाब दीजिए। इनकार नहीं कर सकते आप मेरे आर्गुमेंट के आगे। अय्यूब खान की गोद में। नवाज शरीफ किसकी गोद में पैदा हुए? जनरल जीलानी की। ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं ये, अच्छा, वो जब भी इनकी हुकूमतें रही हैं, गिराई भी उन्होंने ही हैं, जर्नलों ने बनाई भी उन्होंने हैं। तो पाकिस्तानियों के 25 साल बहुत पहले मुकम्मल हो चुके हैं, वो 25 साल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए तो 5 साल क्या 3 साल बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। टाइम इज ओवर, पार्टीज, इट इज ओवर, वो जो बच्चे ने कहा था, उस पर भी एक मुख्तसर सी बात आपके सामने रखूंगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, देखिए, ये एक तारीखी फैक्ट है, जब तक हुक्मरान आवाम से डरते रहें तो वो हुकूमत सही चलती रहती है, और जब आवाम हुक्मरान से डरने लगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूमत जो है वो अपनी पटरी से उखड़ जाती है और बहुत बुरी तरह से डिजास्टर होता है। पाकिस्तान भी उसी की तरफ जाता नजर आ रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, वेनेजुएला तो एक्सप्लोड हो गया, पाकिस्तान एक्सप्लोड होने के करीब है। पॉइंट नंबर 5, जरा इसको सोचिए। देखिए, वर्दी वाला हो या सिविलियन ड्रेस वाला हो, अगर अवामी हिमायत के बगैर आएगा, थोड़े अरसे हुकूमत कर लेगा, लेकिन फिर नाकाम होगा। क्यों? मैं ये बात किस बुनियाद पे कह रहा हूं? देखो, ये फैक्ट है, आप कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं। आवाम की हिमायत के साथ तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो, जो चाहो अचीव कर सकते हो,
اور عوام کی حمایت کے بغیر تم کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تم زور زبردستی سے آ جاؤ، تھوڑی دیر رہ سکتے ہو تم، لیکن زیادہ عرصے نہیں رہو گے، اور جب جاؤ گے تو ڈیزاسٹر ہوگا. آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے وینزویلا میں. 25 سال تک اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، کوئی بہتر معاشی پالیسی نہیں بنائی. آج حاصل کیا ہو رہا ہے؟ انہی خطوط پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ خوف پھیلاؤ اور حکومت کرو. عاصم منیر ذل الہی، تو ان کو کیا کچھ مختلف حاصل ہوگا؟ ان کو بھی یہی کچھ حاصل ہوگا جو آج تک جرنیلوں کو، ڈکٹیٹرز کو حاصل ہوتا رہا ہے. اچھا صاحب، آئیے کل سے بہت سارے لوگ مجھ سے زورین نظامانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں. وہ پاکستان میں رہتا ہے، امریکہ میں مجھے زیادہ خبر نہیں، میرے خیال میں وہ یہیں امریکہ میں کہیں پڑھتا ہے، اور اس کے مماثلت کمپیریزن کر رہے ہیں اس سے زہران ممدانی زورین نظامانی. دونوں ہمارے شہزادے ہیں، دونوں ہمارے ہمارے لیے پراؤڈ کا، فخر کا باعث ہیں. فرق دیکھیے، زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ پہ کتنی تنقید کی. کیا کسی نے ان کے ماں باپ کو جا کے تھریٹ کیا؟ یہی انسان اور جانوروں میں فرق ہے. ہماری حیثیت تو آج تک وہی چوپاؤں والی ہے کہ جو حق اور سچ کہے اس کو غدار کہو، اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ. یہ فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. کتنے اختلافات ہوئے زہران ممدانی کے، لیکن کوئی اس کے ماں باپ کے پاس دھمکی دینے نہیں گیا. اس سے یہ نہیں کہا کہ نیچے اترو. بس یہی ان دو ماس سوسائٹیز میں وہی فرق ہے کہ ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف جانور ہے. سوری سے رویے جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، ایک طریقہ ہے کسی کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ تم، اور پھر دیکھیے غلطی پہ غلطی کیا کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، ایک تو بات نہیں کہنے دے رہے. وہ ان کا شعر یاد آ رہا ہے جون بھائی کا کہ کیا ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ بس بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. میں اس کی گلی سے اٹھ تو آیا تھا، مگر ایک گلی کی بات تھی، گلی گلی گئی. بھائی میں شعر میں ادھر ادھر غلطی کر دیتا ہوں، کیونکہ اب اس عمر میں تو دیکھیں نا، یہ اشعار پاکستان میں پڑھے پڑھائے تھے، تو اب تو غلطی تو چھوٹی موٹی آپ بھی کیا کیجیے. اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو فرق کو سمجھو. یہ نوجوان زورین نظامانی اگر امریکہ میں ہو تو یہ کیا مقام حاصل کرے گا، اور پاکستان میں ہو تو اس کو ڈرانے دھمکانے پہنچ گئے. ہاں، اب یہاں پہ غلطیاں دیکھیے. میں نے آپ سے کہا، کل بھی پرسوں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جرنیل اور ڈکٹیٹرز جو ہے نا، وہ آپ کی بندوق کی پاور سے نہیں گرتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے گرتے ہیں. وہ موقع فراہم کرتے ہیں، بس آپ کو فوکس کر کے بیٹھنا پڑتا ہے یہ کہاں کہاں کب کیا کیا غلطی کر رہے ہیں، اور پھر اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، یہ ریسنٹ کیس دیکھ لیجئے زورین نظامانی کا. ایک بڑا ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ. اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرایا. یہ پہلی غلطی، بہت بڑی فاش غلطی. نہیں کراتے تو کچھ لوگ پڑھتے. آج کروڑوں نے پڑھا. کل تک ہم اس کو جانتے نہیں تھے، آج ہم اس کو جانتے ہیں. آنے والے کل میں انشاءاللہ اور زیادہ بہتر جانیں گے. پوائنٹ نمبر 2، پہلی غلطی یہ کر لی. اب دوسری غلطی یہ دیکھیے کہ آپ نے اس کے ماں باپ پر زور ڈالنا شروع کر دیا، ان کو دھمکانا، ڈرانا، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی، ہر طریقے سے. یہ دوسری بڑی فاش غلطی. تیسری غلطی، اس نوجوان کو مجبور کیا گیا کہ وہ کہے کہ بھائی یہ صرف میرے خیالات ہیں. یعنی یہاں سے تمہارے خوف کا پتہ چل رہا ہے کہ تم کتنے خوف زدہ ہو، کتنے کھوکھلے ہو. یہ وہ داڑھ ہے جو بالکل اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے. ذرا سا کسی دن زبان بھی تیزی سے ادھر چلی گئی تو وہ ٹوٹ جائے گی. یہ وہ اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے اس وقت. بظاہر تو لگ رہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں.
यार आप एक आर्टिकल बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक आर्टिकल एक नौजवान का, अगर आप वो भी नहीं सह सकते तो इसका मतलब ये है कि आपका काम हो चुका है। देखिए वो आर्टिकल जो है ना, वो लिखा तो एक नौजवान ने है, लेकिन करोड़ों की आवाज है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर एफिनिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, उस तरफ इशारा कर रहा है वो एक, वो उससे आप कह देंगे ये मैंने ही लिखा है, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से ऐसे जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, उसकी ऑनेस्टी को मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ पर्सनल लेवल पर, मैं उसके काम को पसंद करता हूँ, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। कल अगर वो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार उन शरीफ आदमी के, ज़हीन आदमी के पीछे पड़ गए, शहजाद अकबर के, शर्म नहीं आती? पहले मुक्के मारे उनके चेहरे पे, उनको वो किया, फिर आग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार आप? ऐसे क्या मुल्क इस्तेहकाम हासिल करता है? जवाब दीजिए। क्या आपके इख्तिदार को दुआम मिलेगा इन हरकतों से? नहीं, ये हरकतें तमाम, ये सिम्टम्स उस वक्त पैदा होते हैं जब मरीज मरने लगता है। आपके दिन पूरे हो चुके हैं, बेहतर है कि आप अच्छी हालत में छोड़ के चले जाएं। अच्छा, एक आखिरी बात, जो मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस। क्यों? देखो, वो बार बार एक बात कह रहा था, पढ़ा करो, पढ़ो, सोचो, सवाल करो। ये कुरान में सबसे ज्यादा जो किताब मैंने आज तक पढ़ी जो बार बार कहती है सोचो, देखो, पढ़ो, सवाल करो, वो कुरान है। बार बार ये हमने 7 आसमान बनाए, सोचो, ये उछलता हुआ पानी क्या है, सोचो, क्या बादो 12 ये क्या है, हर वक्त सोचने की तरकीब देना। ये नौजवान, इतना ज़हीन नौजवान अगर हमारे हाथ है तो इसको पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं है तो फिर उसको यहीं पे हम कंज्यूम कर लेंगे। यहाँ के लीडरशिप के लिए, यहाँ पे मुसलमानों के लिए बहुत जगह है। देखो, अमेरिका में एक नौजवान के लिए जगह है जो हक और सच और के साथ, इल्मियत के साथ बात कर सकता है। पाकिस्तान में नहीं। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी? और वो किसकी वजह से? इनकी वजह से है। इनको चाहिए अब आगे बढ़ें, रास्ता छोड़ें। तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर ने क्या ऐसे जान छोड़ी है कि उसको एहसास हो गया हो, निगोशिएशन की टेबल पे उसने आके कहा हो कि जी हमसे गलती हो गई, हमारी फील्ड नहीं थी, हमें तो ट्रेन किया गया था वहां लड़ने के लिए, अब आप संभाल लीजिए? नहीं। डिक्टेटर्स हमेशा कुव्वत की जबान समझते हैं। कौम को बाहर निकलना चाहिए और इतने बड़े पैमाने पे निकलो कि तसादुम ना हो। अगर तुम लाखों की तादाद में निकलोगे ना तो चंद को सिर्फ डंडे पड़ेंगे, और अगर ये चंद 100 में निकलोगे तो सब कुछ अगवा भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। तो बड़े पैमाने पे निकलो, पीसफुल निकलो, लेकिन पावरफुल तरीके से सामने आओ। पाकिस्तान का इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन है, तो हुआ करें। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।